हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज प्रश्नोत्तर शैली में। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि नामांकन पत्रों का पुनरीक्षण की बात करें तो नामांकन पत्रों के जमा करने के बाद आपका नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। जब उनकी छँटाई की जाती है तब उनमें जो अवैध पाए जाते हैं तो उन नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाता है, उन नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया जाता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नामांकन पत्रों को रद्द किए जाने के बाद संबंधित प्रत्याशी जिनके नामांकन पत्रों को रद्द किया है वह उसके विरुद्ध में अपील कर सकते हैं। जैसे कि पंच व सरपंच यदि उनके नामांकन पत्रों को खारिज किया गया है तो वह एसडीएम से नामांकन पत्रों के पुनरीक्षण के लिए अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी के नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रद्द किया गया है तो जनपद पंचायत प्रत्याशी आपका नामांकन पत्रों के पुनरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर से अपील कर सकता है। इसी प्रकार से आपका जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी यदि उसके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रद्द किया जा चुका है तो वह इस नामांकन पत्रों की पुनः जांच हेतु संचालक पंचायत से अपील कर सकता है। अभिकर्ता या एजेंट के बारे में चर्चा करें तो 6 प्रकार के आपका 6 एजेंट जो होते हैं नियुक्ति का प्रावधान रहता है, जिसमें से मतदान अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता की जो नियुक्ति होती है वह प्रत्याशी द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है, जबकि निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रत्याशी द्वारा नियुक्त किया जाना अनिवार्य नहीं होता है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में बात करें तो एक प्रत्याशी अधिकतम 2 निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है। उसी प्रकार से एक प्रत्याशी अधिकतम 2 मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है। उसी प्रकार से आपका एक प्रत्याशी अधिकतम 2 मतगणना अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है। 2 आपका मतदान अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति आपका प्रत्याशियों द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करना या नहीं करना यह प्रत्याशी के विवेक पर निर्भर करता है। तो यह है आपका अभिकर्ताओं के संबंध में। चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर प्रत्याशी क्या कर सकते हैं? चुनाव चिन्ह का निर्धारण तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन उन चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है प्रत्याशियों को उनके नाम के अंग्रेजी अक्षर के आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आवंटित किया जाता है। लेकिन यदि किसी प्रत्याशी को यह लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव चिन्हों के आवंटन में पक्षपात किया जा रहा है तो संबंधित प्रत्याशी यदि ग्राम पंचायत का है, कहने का तात्पर्य है यदि वह पंच या सरपंच हैं तो इस संबंध में वह जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव में पंच व सरपंच के चुनाव चिन्हों के आवंटन में पक्षपात किया जा रहा है या गलत तरीक़ों से आपका चुनाव चिन्ह का वितरण किया जा रहा है। उसी प्रकार से यदि जनपद पंचायत के मामलों में चुनाव चिन्हों के आवंटन पर यदि कोई प्रत्याशी आपत्ति दर्ज करता है तो उसे संभाग आयुक्त से अपील करना होगा। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर संबंधित प्रत्याशी को आपका राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करना होगा। चूँकि चुनाव चिन्हों का जो निर्धारण है वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इसीलिए इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है।
जिला पंचायत के मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं, जबकि जनपद पंचायत के मामलों में संभाग आयुक्त से अपील करते हैं तथा ग्राम पंचायत के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्हों का निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इन चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाता है। प्रत्याशियों के इंग्लिश नाम के पहले अक्षर के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जमा कर इन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है, चाहे वह प्रत्याशी ग्राम पंचायत का हो, जनपद पंचायत का हो या जिला पंचायत का हो। चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर उम्मीदवार जो होते हैं इनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है। जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त से अपील कर सकते हैं तथा जिला पंचायत के मामलों में चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर राज्य निर्वाचन आयोग से आपका अपील कर सकते हैं। एक जनरल फैक्ट है, यदि पंचायत प्रमुख, कहने का मतलब है ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यदि सामान्य वर्ग से हो तो जो पंचायत का उप प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनिवार्य रूप से आपका आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उप प्रमुख का जो पद है वह SC, ST, OBC या महिला वर्ग का होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, एक व्यक्ति आपका 2 स्तर पर आपका अधिकतम 2 पदों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी उम्मीदवार जो प्रत्याशी होता है वह अधिकतम 2 पदों पर चुनाव लड़ सकता है अलग अलग स्तर पर। तो यदि वह 2 पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो बाद में निर्वाचित होने वाले पद की तिथि से 10 दिनों के भीतर आपको विहित प्राधिकारी को जो सामान्यतः आपका जिला कलेक्टर होता है उसको पद चयन की जानकारी देनी रहती है कि आप कौन से पद का चयन कर रहे हैं। आपने सरपंच तथा जनपद सदस्य दोनों का चुनाव लड़ा और आप दोनों ही पद पर विजयी हुए, जिसमें सरपंच पद का चुनाव जो आपने लड़ा उसका रिज़ल्ट जैसे कि आज जारी किया जाता है तथा जनपद सदस्य का जो रिज़ल्ट है वो आज से 2 दिन बाद जारी किया जाता है। तो बाद में जारी किए गए निर्वाचित पद की तिथि से आपको 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी कलेक्टर को सूचना देना होगा कि आप सरपंच पद पर बने रहना चाहते हैं या जनपद सदस्य के पद पर बने रहना चाहते हैं। पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित होता है? तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सम्मेलन। पंचायत प्रतिनिधियों की जो बैठक होती है उसे सम्मेलन कहते हैं, जबकि जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसे सम्मेलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचायतों के प्रथम सम्मेलन के बारे में, जिसमें आपका पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। आपका ग्राम पंचायत स्तर पर पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद स्तर पर आपका जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपका सदस्य, जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य। तो यहाँ पर पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो चुनाव परिणाम प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस पंचायतों की आयोजित होने वाली इस प्रथम सम्मेलन में जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, इन सभी को आपका शपथ दिलाया जाता है।
विहित प्राधिकारी द्वारा। साथ ही आपका ग्राम पंचायत में उप सरपंच, जनपद पंचायत में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। तो मुख्यतः ये 2 काम किए जाते हैं पंचायतों के प्रथम सम्मेलन में। साथ ही आपका इसी सम्मेलन में जो पूर्व सरपंच होते हैं वह नवनियुक्त सरपंच को आपका पंचायत की जो चाबी होती है या रजिस्टर होते हैं या जो भी है वह कार्यभार किसे सौंपते हैं, अपना अगले निर्वाचित सरपंच को। पंचायत का प्रथम सम्मेलन चुनाव परिणाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? तो विहित प्राधिकारी बुलाता है। जैसे कि ग्राम पंचायत के मामलों में आपका सचिव, जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मामलों में आपका जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो होते हैं वह प्रथम सम्मेलन का आयोजन करते हैं या आहूत करते हैं। साथ ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है और इस सम्मेलन में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है तथा आपका उप सरपंच तथा अध्यक्षों का, उपाध्यक्षों का आपका चुनाव किया जाता है। पंचायत की सामान्य बैठक माह में कितनी बार होती है? जैसे कि आपका ग्राम सभा की जो सामान्य बैठक थी वह वर्ष में न्यूनतम 6 बार हुआ करती थी, लेकिन जो पंचायत की बैठक होती है वह प्रति माह न्यूनतम 1 बार आयोजित होती है। पंचायत में जो बैठक बुलाने की जिम्मेदारी होती है वह पंचायत प्रमुख की होती है। पंचायत में बैठक बुलाने की जो जिम्मेदारी होती है वह पंचायत प्रमुख की होती है। ग्राम पंचायत में सरपंच की होती है, जनपद पंचायत में आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष का होता है तथा जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। यदि पंचायत प्रमुख बैठक बुलाने में असमर्थ रहते हैं तो जो विहित प्राधिकारी होता है संबंधित स्तर पर वह पिछली बैठक की तारीख से 25 दिन बीत जाने के बाद अगली बैठक की सूचना जारी करता है। साथ ही आपका ग्राम पंचायत का जो मुखिया है सरपंच या जनपद पंचायत का जो मुखिया है जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा जिला पंचायत को मुखिया है जो जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार 3 बैठक बुलाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व उनसे उनकी व्यक्तिगत समस्या के बारे में पूछा जाता है, उसके पश्चात उनको पद से हटाने की कार्यवाही की जाती है। पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पंचायत सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ग्राम पंचायत स्तर पर आपका सरपंच करता है। सरपंच यदि अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है और उसकी अनुपस्थिति में निर्वाचित पंच करते हैं। जनपद पंचायत के मामलों में आपका जनपद पंचायत प्रमुख जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में जनपद पंचायत सदस्य सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ठीक इसी प्रकार आपका जिला पंचायत स्तर पर आपका सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं, अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं तथा अनुपस्थिति में आपका सदस्य द्वारा किया जाता है। पंचायतों की विशेष बैठक, पंचायतों की जो सामान्य बैठक होती है वह प्रति माह न्यूनतम 1 बार आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि पंचायत विशेष बैठक का आयोजित करता है
तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो पंचायतों की जो विशेष बैठक है, ग्राम पंचायत के यदि विशेष बैठक आयोजित करना हो तो ग्राम पंचायत के आधे से अधिक पंचों के लिखित आवेदन पर तथा जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत सदस्यों के तथा जिला पंचायत के मामलों में जिला पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों या पंचों के लिखित आवेदन पर पंचायत प्रमुख द्वारा 7 दिनों के भीतर विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आधे से अधिक ग्राम पंचायत के मामलों में जब आधे से अधिक पंच, जनपद पंचायत के मामलों में जब आधे से अधिक सदस्य तथा जिला पंचायत के मामलों में जब आधे से अधिक सदस्य लिखित रूप में आवेदन करते हैं तो 7 दिनों के भीतर विशेष सम्मेलन आयोजित की जाती है। यदि पंचायत प्रमुख सम्मेलन आहूत नहीं कर पाता है तो आवेदन करने वाले जो सदस्यगण हैं, ग्राम पंचायत के मामलों में पंच है, जनपद पंचायत के मामलों में सदस्य है तथा जिला पंचायत के मामलों में जो सदस्य है वही आपका पंचायत आहूत कर सकते हैं, जिसकी सूचना विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करवा दी जाती है। ध्यान रखने वाली बात इसमें केवल यह है कि जो पंचायतों की विशेष बैठक है उसमें आधे से अधिक सदस्यों की आपका लिखित में आवेदन अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठकों में कुल पंचों के 50% पंचों की उपस्थिति अनिवार्य है। तथा जनपद पंचायत की बैठकों में व जिला पंचायत की बैठकों में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। भले ही आपका पंचायत की जो विशेष बैठक होती है वह आयोजित करना हो तो 50% सदस्यों के लिखित आवेदन पर विशेष बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन गढ़पूर्ति या कोरम की बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठकों में 50% गढ़पूर्ति अनिवार्य है। उसी प्रकार जनपद तथा जिला पंचायत की बैठकों में आपका 33% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। गढ़पूर्ति का जो दायित्व होता है वह पंचायत प्रमुख का होता है। यदि गढ़पूर्ति नहीं हो पाती है तो पंचायत की बैठक स्थगित कर दी जाती है तथा स्थगित बैठक में आपका नए विषयों पर चर्चा नहीं की जाती। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पंचायत की बैठकों में आय व्यय की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। हमने अभी अध्ययन किया कि जो पंचायत की जो बैठक होती है प्रति माह न्यूनतम एक बार होती है। इस दौरान पिछली बैठक में कितना व्यय हुआ व उनसे सब बैठकों से होने वाली आय, मतलब पंचायत की में जो भी आय व्यय की जो रिपोर्ट है वह कौन प्रस्तुत करता है। तो ग्राम पंचायत के मामलों में सचिव प्रति माह आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जबकि जनपद पंचायत के मामलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत CEO प्रत्येक तिमाही में आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार जिला पंचायत के मामलों में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक तिमाही में आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पंचायत प्रतिनिधि द्वारा बैठक में अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर क्या किया जा सकता है। तो यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि है, जैसे कि ग्राम पंचायत के मामलों में पंच या सरपंच हो गया, जनपद पंचायत के मामलों में आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हो गया या जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हो गया, किसी भी प्रकार के गाली गलौज अपशब्द या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो विहित प्राधिकारी होता है वह आपका संबंधित व्यक्ति को अगली बैठक के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। जैसे कि ग्राम पंचायत को मामले में आपका कौन है विहित प्राधिकारी इस मामले में, तो SDM। जनपद पंचायत के मामलों में कौन होता है,
तो जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मामलों में कौन होता है? तो आपका संचालक पंचायत। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह पंचायतों में केवल प्रमुख और उप प्रमुख के लिए ही लाया जा सकता है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत में उप सरपंच व सरपंच के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पंचों के लिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। उसी प्रकार से जनपद पंचायत के मामलों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सदस्यों के लिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। जिला पंचायत स्तर पर आपका जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जिला पंचायत सदस्यों के लिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो सरपंच व उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख धारा 21 में मिलता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख धारा 28 में मिलता है तथा इसी प्रकार आपका जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख धारा 35 में मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसे प्रदान की जाती है? अविश्वास प्रस्ताव किन के लिए लाया जाता है? तो केवल और केवल पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख के लिए। तो लाता कौन है? तो ग्राम पंचायत के मामलों में आपका पंच लाते हैं, जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत सदस्य लाते हैं तथा जिला पंचायत के मामलों में आपका जिला पंचायत सदस्य लाते हैं। तो पंच या जो सदस्य हैं उनकी 1/3 संख्या यदि लिखित में एसडीएम को आवेदन करते हैं तो आपका अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे कि ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ग्राम पंचायत के कुल पंचों में से 1/3 पंचों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन आपको एसडीएम को सौंपने होंगे। या ग्राम पंचायत के उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ग्राम पंचायत के कुल पंचों में से 1/3 पंचों को अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित में एसडीएम को आवेदन करना होगा कि हम सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उसी प्रकार जनपद पंचायत के मामलों में कुल जनपद सदस्यों के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन जनपद सदस्यों को जिला कलेक्टर को सौंपने रहते हैं। तब जाकर उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। इसी प्रकार जिला पंचायत के मामलों में यदि जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन आपको संचालक पंचायत को देना रहता है। अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना होती है ग्राम पंचायत के मामलों में पंचों द्वारा एसडीएम को देना रहता है, जनपद पंचायत के मामलों में जिला कलेक्टर को देना रहता है तथा जिला पंचायत के मामलों में आपका संचालक पंचायत को देना रहता है। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्ति के आपका लगभग एक निश्चित दिनों के भीतर एक बैठक आहूत की जाती है और उसमें मतदान कराया जाता है। तो उस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कि ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उससे संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपका नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। यदि जनपद पंचायत स्तर पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उस अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपका डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी।
इसी प्रकार आपका जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उससे संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपका जिला कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपील। यदि ग्राम पंचायत के मामलों में सरपंच या आपका उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचों द्वारा लाया जाता है जो पारित हो जाता है, तो सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की तिथि से आपका 7 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर से अपील कर सकते हैं, जिस पर जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देंगे। उसी प्रकार यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर उन्हें संचालक पंचायत से अपील करना होगा, जिस पर वे 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देते हैं। इसी प्रकार आपका जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पारित तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में अपील करनी रहती है, जिसके लिए राज्य सरकार आपका 45 दिनों के भीतर अपना निर्णय देती है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि पद ग्रहण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। साथ ही यदि पंचायत का कार्यकाल केवल 6 माह या उससे कम शेष हो तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। यदि पूर्व में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वह खारिज हो चुका है तो खारिज हुए प्रस्ताव की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव फिर से नहीं लाया जाता। रिकॉल या यूँ कहें प्रत्यावर्तन या यूँ कहें वापस बुलाए जाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वह किस धारा में मिलता है, तो धारा 21 का। धारा 21 में आपका सरपंच व उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। धारा 28 में आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। धारा 35 में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। और प्रत्यावर्तन से संबंधित चीज़ों का जो उल्लेख है वह धारा 21 क में मिलता है। तो प्रत्यावर्तन, रिकॉल या वापस बुलाया जाना क्या होता है? यदि कोई पंच किसी वार्ड से निर्वाचित हुआ है या कोई सरपंच किसी ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुआ है तो उसको पुनः वापस बुलाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिकॉल कहते हैं कि आप इस पद के लायक नहीं हैं। इस प्रकार से जो संबंधित प्रस्ताव होते हैं वह रिकॉल या प्रत्यावर्तन कहलाता है। तो रिकॉल की जो प्रक्रिया जो होती है किसके विरुद्ध लाई जाती है, तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जो होती है केवल और केवल आपका पंच व सरपंच के विरुद्ध लाई जाती है। मतलब प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए पंच व सरपंच के लिए लाई जाती है और वो भी केवल ग्राम पंचायत स्तर पर। जनपद पंचायत में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जाती या जिला पंचायत में आपका प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत स्तर पर पंच व सरपंच के लिए ही लाई जाती है। रिकॉल, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाए जाने का उल्लेख धारा 21 क में मिलता है। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत में लाई जाती है, केवल पंच व सरपंच के लिए लाई जाती है।
सरपंच के मामलों में आपका 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। पंच के मामलों में आपका वार्ड के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एक गुप्त मतदान कराया जाता है और उस गुप्त मतदान में जब आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता है तब संबंधित व्यक्ति को प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से उनके पद से आपका अपदस्थ कर दिया जाता है। तो यदि सरपंच के विरुद्ध लाना है या आपका रिकॉल की प्रक्रिया, तो उस ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपने रहते हैं। यदि पंच के खिलाफ आपका प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लानी है तो संबंधित वार्ड के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। पंच या सरपंच रिकॉल पारित होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर, मतलब यदि आपने प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया पंच के खिलाफ या सरपंच के खिलाफ लाई और वह पारित भी हो गई, तो पंच या जो सरपंच होते हैं आपका रिकॉल पारित होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर इसके विरुद्ध में आपका कलेक्टर से अपील कर सकते हैं, जिस पर जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देते हैं। पंचायत का कार्यकाल यदि केवल 6 माह या उससे कम शेष हो तो यह रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। साथ ही आपका जब तक रिकॉल की प्रक्रिया लाने के लिए संबंधित पंच या सरपंच का न्यूनतम आपका आधा कार्यकाल 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपका रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाती है। यदि पंचायत में आपका सरपंच या पंच का जो कार्यकाल है यदि 2.5 वर्ष नहीं हुआ है तो 2.5 वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध आप जो ग्राम सभा या संबंधित वार्ड के जो मतदाता हैं उनके विरुद्ध रिकॉल की प्रक्रिया नहीं ला सकते हैं। यदि किसी कारणवश उपचुनाव करना पड़ता है तो उपचुनाव के बाद आपका कोई व्यक्ति सरपंच या पंच निर्वाचित होता है तो जब तक संबंधित पंच या सरपंच अपना आधा कार्यकाल पूर्ण न कर ले उनके विरुद्ध आपका रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। जैसे कि 2 वर्ष तक सरपंच अपने पद पर निर्वाचित रहा, 2 वर्ष के बाद सरपंच की मृत्यु हो जाती है तो अगला शेष कार्यकाल जो रहता है उपचुनाव के माध्यम से बने सरपंच का वह 3 वर्षों का रहेगा। इस दौरान जब तक वह अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न कर ले तब तक उसके विरुद्ध में रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है। रिकॉल की प्रक्रिया को एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। रिकॉल या प्रत्यावर्तन या वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है धारा 21 क में मिलता है। रिकॉल की जो प्रक्रिया होती है आपका केवल और केवल ग्राम पंचायत में लाया जाता है, वो भी पंच या और सरपंच के लिए ही लाया जा सकता है। कभी भी उप सरपंच के लिए रिकॉल की प्रक्रिया आपका नहीं लाई जाती और आपका जनपद पंचायत में भी आपका नहीं लाई जाती तथा जिला पंचायत में भी आपका रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जो है केवल और केवल ग्राम पंचायत में से संबंधित है, साथ ही पंच व सरपंच से ही संबंधित है। यदि आपको पंच के विरुद्ध में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लानी है तो आपका क्या करना है, तो 1/3 सदस्यों के, जैसे कि आपको पंच के विरुद्ध में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनानी है तो उस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उसके 1/3 सदस्य यदि लिखित में आवेदन करते हैं तथा सरपंच के केस में उस ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य लिखित में आवेदन करते हैं, किसको करते हैं तो आपका एसडीएम को करते हैं। तो एसडीएम द्वारा
आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एक बैठक बुलाई जाती है और उसमें गुप्त मतदान कराया जाता है और उनके विपक्ष में संबंधित प्रत्याशी के जो निर्वाचित पंच या सरपंच हैं उनके विरुद्ध में यदि मत पड़ते हैं, जो बहुमत में मत पड़ते हैं, तो वह उनके पद से अपदस्थ कर दिए जाते हैं। यदि संबंधित पंच या सरपंच के विरुद्ध जो रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई गई है वह पारित हो जाती है, तो वे 7 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर से इसके विरुद्ध में अपील कर सकते हैं। वे 30 दिनों के भीतर इस पर अपना निर्णय देते हैं। तो रिकॉल की प्रक्रिया कब नहीं अपनाई जा सकती है? तो जब तक उनका 2.5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण ना हुआ हो या कार्यकाल में केवल 6 माह उससे कम समय का शेष हो, तो इन सब परिस्थितियों में रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जाती है। पंचायत पदाधिकारी के निलंबन का उल्लेख किस धारा में मिलता है? पंचायत प्रतिनिधियों से त्यागपत्र से संबंधित धारा का उल्लेख मिलता है आपका किस धारा में मिलता है? तो 37 में। 37 में पंचायत पदाधिकारियों के त्यागपत्र का उल्लेख मिलता है। 38 में उनकी रिक्तियों के संबंध में उल्लेख मिलता है। 39 में आपका निलंबन के बारे में मिलता है तथा 40 में किस प्रकार से पंचायत पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है, इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। तो पंचायत पदाधिकारी के निलंबन का उल्लेख किस धारा में मिलता है? तो धारा 39। ग्राम पंचायत के मामलों में निलंबन अधिकारी कौन होता है? SDM। जनपद पंचायत के मामलों में निलंबन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। तथा जिला पंचायत के मामलों में निलंबन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। निलंबन अधिकारी निलंबन तिथि के 10 दिनों के भीतर आपका इसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करता है। निलंबन अधिकारी 10 दिनों के भीतर इस निलंबित तिथि से 10 दिनों के भीतर इसकी जो जानकारी है राज्य सरकार को प्रदान करता है। राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर इस निलंबन की पुष्टि करता है। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार इस निलंबन की पुष्टि नहीं करता है तो यह जो निलंबन है निष्प्रभावी हो जाता है और वह जो पदाधिकारी है, पंचायत प्रतिनिधि है, वह अपने पद पर बना रहता है। पंचायत पदाधिकारियों को हटाए जाने का जो उल्लेख है किस धारा में मिलता है? तो धारा 40। 37 में क्या मिलता है? त्यागपत्र। 38 में क्या है? रिक्तियाँ। 39 में क्या है? निलंबन। और हटाए जाने का उल्लेख किस में है? आपका धारा 40। धारा 40 के तहत पंचायत पदाधिकारियों को हटाए जाने का उल्लेख मिलता है आपका ग्राम पंचायत के मामलों में, जैसे कि पंच हो गया, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया। SDM हटाने का कार्य करता है। जनपद पंचायत के मामलों में आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों को जिला कलेक्टर द्वारा पद से हटाए जाने का कार्य किया जाता है। तथा जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों के मामले में संचालक पंचायत द्वारा उनको उनके पद से अपदस्थ करने का कार्य किया जाता है। तो इसके कई कारण रहते हैं, जैसे उनके द्वारा कुछ आपका औचार किया जाता है या नातेदारों को लाभ पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से जब कई आरोप उनके ऊपर सिद्ध रहते हैं तब इस प्रकार से उनको पद से हटाए जाने का कार्यवाही की जाती है धारा 40 के अंतर्गत। त्याग पत्र के बारे में यदि हम बात करें तो जो पंच होते हैं वह सरपंच को देते हैं। जनपद सदस्य जो होते हैं आपका जनपद अध्यक्ष को देते हैं। जिला सदस्य होते हैं जो है वह जिला अध्यक्ष को देते हैं। लेकिन जो पंचायत के प्रमुख व उप प्रमुख होते हैं, जैसे कि सरपंच व उप सरपंच, उप संचालक पंचायत को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसी प्रकार से जनपद पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख
कहने का तात्पर्य है जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष कलेक्टर को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जिला पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर को सौंपते हैं।